नमस्कार, कैसी है मेरी क्राइम पेट्रोल फैमिली। मैं आकाश देशवाल। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम आप लोगों के लिए जिस तरीके से स्टोरी लाते रहते हैं और जो आप उन स्टोरी को लेकर हमें प्यार देते हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में आज हम उस एक अपराधी की बात करेंगे जिसे मुंबई पुलिस ने रावण का टैग दिया था। वो अपने दुश्मनों को इतनी खतरनाक मौत देता था कि किसी की भी रूह कांप उठे। अब यूँ तो मुंबई के जो जितने भी डॉन रहे हैं या जो अपराधी रहे हैं, उन पर कई तरीके की फिल्में बन चुकी हैं उनके जीवन गाथाओं पर, लेकिन इसके ऊपर जो फिल्म बनी थी वो काफ़ी पॉपुलर भी हुई थी। और इसे लेकर एक ये बात भी उठी थी कि इस अपराधी को शिवसेना के प्रमुख उस समय के बाला साहब ठाकरे का संरक्षण भी मिला हुआ था। अब ये बात सही थी या अफवाह थी, इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम जिक्र करेंगे इसकी जीवन गाथा के साथ साथ कि ये अरुण गवली के लिए काम करता था या दाऊद के लिए काम करता था या इसका खुद का कोई एक गैंग था। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आज हम जिस अपराधी की बात करने वाले हैं उसका नाम है अमर नायक। अब इस पर जो फिल्म बन चुकी है वो है मुंबई सागा, और इस फिल्म में जो किरदार निभाया था अमर नायक का वो जॉन इब्राहिम ने निभाया था, और इसमें उसका नाम रखा गया था अमर्त्य राव। अब यूँ तो इस फिल्म में बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई थी ताकि इससे रिलेटेड जो इनके परिवार वाले हैं उनको किसी तरीके से प्रताड़ित ना किया जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर। खैर वो एक अलग मुद्दा है। अमर नायक का जन्म यूँ तो साधारण परिवार में हुआ था और इसके पिता सब्जी की दुकान लगाते थे। इसका एक छोटा भाई भी था, अश्वनी नायक। क्योंकि अमर बड़ा था तो सब्जी के काम में अपने पिता के साथ हाथ बटाता था, लेकिन संगति ऐसी थी कि ना चाहते हुए भी अपराध की दुनिया में धिकलता चला गया। इसने सिनेमा की टिकट ब्लैक में बेचना शुरू किया और यहीं से अपराध की दुनिया में कदम रखा। यहीं से उसे मिला मुंबई अंडरवर्ल्ड में जाने का रास्ता। अब अमर नायक कितना खतरनाक था, इस बात का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि मुंबई पुलिस के साथ साथ पूरा अंडरवर्ल्ड इसे रावण कहता था। ये अपने दुश्मनों को इतनी भयानक मौत देता था कि जो और अन्य दुश्मन थे उनकी रूह कांप जाए, वो इससे दुश्मनी करने से पहले कई बार सोचते थे। अब क्योंकि इसने 80 के दशक में अपना एक छोटा सा गैंग बना लिया था और इसे धीरे धीरे पूरे मुंबई पर राज करना था, तो इसने इसी के चलते दादर का एक बापट गैंग था उस समय, उससे हाथ मिलाया। अब कहते हैं कि अपराध की दुनिया में अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो दो गैंग के बीच आपस में कभी नहीं बनती, और ऐसा ही इन दोनों के बीच भी हुआ। अब इन दोनों गैंग के बीच जो साझेदारी हुई थी वो लंबे समय तक नहीं चली और बीच में ही दरार आ जाती है। अब इसके बाद अमर नायक जाता है दूसरी गैंग के पास, बालजी पालजी गैंग, लेकिन इस गैंग के साथ भी उसकी ज़्यादा नहीं बनी। फिर इसने लालू सेठ और कृष्णा पिल्ले के साथ काम किया, लेकिन दाऊद ने इन दोनों को मरवा दिया। अब इन दोनों की मौत के बाद अमर नायक ने दिमाग लगाया, क्योंकि वो समझ चुका था कि अगर मुंबई पर राज करना है तो दिमाग से काम लेना होगा। अब इसी बीच ये अफवाह फैलाई गई कि इसके ऊपर उस समय के शिवसेना के प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने हाथ रख दिया। तो इसी के चलते उसने उस समय के सबसे खतरनाक बदमाश कहे जाने वाले दशरथ रहाणे के साथ भी हाथ मिला लिया। अब इसके बाद दशरथ रहाणे और अमर नायक दोनों ने हफ्ता वसूली का काम शुरू कर दिया। अब क्योंकि ये जो अमर नायक था ये बहुत महत्वाकांक्षी आदमी था, इसकी हमेशा से ये चाहत रहती थी कि वो पूरे मुंबई पर कब्जा रखे, पूरे मुंबई पर वो राज करे। तो ये सीधे सीधे अपना मुकाबला दाऊद से रखता था। अब दाऊद का मुकाबला इसे करना था तो और अन्य ग्रुप थे जिनको इसे साथ में लेना था, तो इसी के चलते इसने अरुण गवली से भी हाथ मिला लिया। लेकिन अरुण गवली के साथ जहां एक समय में ये दोनों साथ रहते थे, तो वहीं कुछ समय बाद ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, और देखते ही देखते इनकी दोस्ती ऐसी गैंगवार में बदली कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुंबई में इस तरीके की गैंगवार भी हो सकती है। अब इन दोनों के बीच की जो गैंगवार है उसका एक किस्सा बड़ा फेमस है। अब अमर नायक ने अरुण गवली के खास व्यापारी कांतिलाल नाहर की शुक्ला जी स्टेट में हत्या करा दी, लेकिन इसके लिए नाइक ने छोटा शकील की मदद ली थी। अब क्योंकि छोटा शकील दाऊद का आदमी था, तो अरुण गवली हर हाल में इसका बदला नाइक से लेना चाहता था। इसके लिए गवली ने नाइक के भाई अश्विन के ससुर देवीदास जेठवा की मुंबई के कुंभारवाड़ा में 22 मई 1993 को गोली मारकर हत्या करा दी। अब भाई के ससुर की हत्या के बाद अमर नायक बौखला उठा और उसने गवली को सबक सिखाने के लिए उसके खास आदमी तान्या कोहली के मर्डर का प्लान बनाया। अब उन दिनों तान्या कोहली एक केस में नासिक जेल से बंबई आया हुआ था। अब ये बात अमर नायक को पता लग जाती है कि तान्या कोहली बंबई से नासिक वापस ज़रूर जाएगा और वो ट्रेन के ज़रिए जाएगा। तो जिस ट्रेन से
कोहली वापस जा रहा होता है तो उसी ट्रेन में अमर नाइक अपने कुछ गुर्गों के साथ चढ़ जाता है और जैसे ही कल्याण जंक्शन पर ट्रेन रुकती है तो वहाँ उसके साथ, हालांकि कोहली के साथ कुछ पुलिस वाले भी होते हैं, लेकिन वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते और कोहली को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार देते हैं। अब यूँ तो तान्या कोहली गवली का साथी था, लेकिन इसकी मौत का बदला लेता है दाऊद। अब इसकी मौत का बदला लेने के लिए दाऊद अमर नाइक के सबसे खास शूटर, जो सबसे शातिर उस समय माना जाता था, रमेश भोगले, और इसका सबसे खास दशरथ राणे, इन दोनों को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार देता है। अब इन दोनों की मौत के बाद एक तरफ तो अमर नाइक बिल्कुल टूट जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो अब करे तो करे क्या। और तभी अमर नाइक को एक और झटका लगता है। उसके भाई अश्वनी नाइक पर 1994 में हमला होता है, जिसमें उसके सिर में एक गोली मारी जाती है, जो कई सालों तक उसके सिर में फंसी रही। उस समय उस गोली को लेकर डॉक्टरों का कहना था कि अगर ये गोली निकाली गई तो अश्वनी की तुरंत मौत हो सकती है। लेकिन जब इस हमले के आरोपी रविंद्र सावंत को गिरफ्तार किया गया तो अमर को पता लगा कि इस हमले की सुपारी 4 लाख में गवली के खास सदा पावले के जरिए खटाऊ मिल के मालिक सुमित खटाऊ ने दी थी। अब अमर नाइक को इसका पता लगते ही वो सुमित को मारने का प्लान बनाता है और इसको अंजाम देता है 7 मई 1994 को महालक्ष्मी ट्रैफिक जंक्शन पर, जहां अमर नाइक सुमित की बुलेट प्रूफ कार पर हथौड़े से कई वार करता है और उसके बाद उसे गोलियों से भून देता है। अब इस हत्याकांड के बाद मुंबई में जो गैंगवार थी वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी और इसी हत्याकांड के बाद ये बात भी सामने आई थी कि जो शिवसेना के प्रमुख हैं बाला साहब ठाकरे, उन्होंने अमर नाइक के ऊपर से अपना हाथ उठा लिया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो शायद वही जाने, लेकिन जो कुछ अफवाहें थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब लेकिन इसके बाद अरुण गवली और अमर नाइक, इन दोनों को पुलिस हर हाल में मारना चाहती थी, क्योंकि इनसे हर कोई, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो गैंगस्टर हो या फिर पुलिस वाले या फिर नेता, सब कोई इनसे परेशान था, तो पुलिस इनको मारना चाहती थी। अब इन सब को मारने के लिए पुलिस ने जिस इंस्पेक्टर को बुलाया था, जिस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बुलाया था, वो उस समय अब खासा चर्चाओं में था और 65 एनकाउंटर ऑलरेडी कर चुका था। उस इन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का नाम था विजय सालस्कर। अब इन सारी चीज़ों को जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो अमर नाइक को इस बात का पता लगता है कि इसे मारने की, उसको एनकाउंटर करने की साजिश हो रही है। तो वो एक ऐसा कदम उठाता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। दरअसल वो उस समय प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेता है और वो अपना चेहरा पूरी तरीके से बदल लेता है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। लेकिन कहते हैं कि विजय सालस्कर का नेटवर्क उस समय इतना मजबूत था कि विजय सालस्कर ने, भले ही उसने अमर नाइक के लिए प्लास्टिक सर्जरी करा ली हो, विजय सालस्कर ने उसे पहचान लिया और उसकी जब तफ्तीश की गई, उसके पीछे मुखबिर लगाए गए, तो पता लगता है कि एक बार मुंबई सेंट्रल वो आया हुआ है जहां पर पुलिस ने सारा खेल रचा और मुंबई सेंट्रल में उसका एनकाउंटर कर दिया। अब यहाँ हैरान करने वाली बात ये थी कि जब इसका एनकाउंटर कर दिया गया तो इसकी लाश की पहचान करने के लिए इसके पहले पिता को बुलाया गया और पिता ने इसकी लाश को देखते ही मना कर दिया कि ये मेरा बेटा अमर नाइक नहीं है। लेकिन जब इसकी पत्नी को बुलाया गया तो पत्नी ने इसके बर्थ मार्क को देखकर ये पहचान कर दी कि हाँ, ये अमर नाइक ही है। और अमर नाइक के एनकाउंटर के बाद कहीं ना कहीं जो एक गैंगवार जो बहुत बड़े लेवल पर मुंबई में चल रही थी उस पर विराम लग जाता है। तो ये थी अमर नाइक की कहानी, जिसे मुंबई पुलिस और पूरा अंडरवर्ल्ड रावण के नाम से जानता था। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको क्राइम की स्टोरी देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर आपको किसी अपराधी से रिलेटेड कोई खबर चाहिए तो आप हमें कमेंट पर बता सकते हैं। हम अगली जो स्टोरी होगी हम उसे लेकर बनाएंगे। नमस्कार।